बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप BA BSc BCom के 6वें सेमेस्टर में हैं, को करिकुलर कोर्स के रूप में तो आपको पढ़ना होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास आपको जानना होता है। 2024 और 25 में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, 26 में भी देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगभग यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। BA BSc BCom का एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स के रूप में एक प्रकार से शामिल होता है ये 6 सेमेस्टर में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रश्न मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप लोग जो है हमारा दूसरा वाला चैनल आप जरूर देख लीजिएगा, उस पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्लियर? फटाफट से, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बताएं, निम्न प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में से बताएं, निम्नांकित में से संचार शैली के अंतर्गत संचारकर्ता के वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है कौन? संचार शैली के अंतर्गत संचारकर्ता वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है निश्चयात्मक संचार शैली में, या निष्क्रिय संचार शैली में, या आक्रामक संचार शैली में। तो संचार शैली, किस संचार शैली के अंतर्गत जो होता है, संचारकर्ता जो होता है वो वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो किस में करता है भैया वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास? वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास करता है वो किस में करता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो वो करता है आक्रामक संचार शैली में। किसमें? आक्रामक संचार शैली में। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नांकित में से निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता क्या नहीं है, बताएं। निष्क्रिय संचार शैली की क्या विशेषता नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें, यह अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त नहीं करता है, ये इसकी एक विशेषता है। यह कमजोर शारीरिक भाव भंगिमा प्रदर्शित करता है, निष्क्रिय संचार शैली। इसके अलावा वास्तविक मुद्दों से दूर भी रहता है ये, यानी ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। जबकि सदैव धैर्य रखता है, ये निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो यही पूछिए कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घा। ये एक प्रकार से विशेषता इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन से, निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की विशेषता है इनमें से कौन सी, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखें, निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की विशेषता, ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये एक प्रकार से इसका विशेषता होती है। बाकी सदैव वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, ये वास्तविक समाधान देने का प्रयास नहीं करता, ये भी, यह मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, ये भी नहीं करता, यानी कि ये तीनों इसकी विशेषताएं नहीं है। जबकि दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करना, ये निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की विशेषता होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, का ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, कि निश्चयात्मक संचार शैली, निश्चयात्मक संचार शैली जो है इसकी विशेषता है। निश्चयात्मक संचार शैली की क्या विशेषता है? निश्चयात्मक संचार शैली क्या होता है? अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखता है, इसमें बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा श्रोता होता है वो निश्चयात्मक संचार शैली वाला व्यक्ति। आत्मविश्वास से भी युक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घा ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ईमेल पता का भाग है। ईमेल पता का क्या भाग है, यूजर नाम या होस्ट नाम, बताएं। ईमेल पता का क्या भाग है इनमें से? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, बिल्कुल, यानी इसका गा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूजर नाम एंड होस्ट नाम दोनों ये ईमेल पते का भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ईमेल लिखते समय सीसी के संबंध में मतलब कि क्या संबंध है? सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीसी, ईमेल लिखते समय सीसी के संबंध में सत्य है। सीसी के संबंध में क्या सत्य है, बताएंगे? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य कार्बन कॉपी से है, बिल्कुल ठीक है। इससे प्रेषक एक संदेश अनेक प्राप्तकर्ताओं को प्रेषित करता नहीं भेजता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ता दूसरे प्राप्तकर्ता को देख भी सकता है, यानी ईमेल में जो सीसी होती है इसके संबंध में तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताएं।
कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई भैया? तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न वही आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न क्या है आपका? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से करी है? बताएं, किस विद्वान ने एक प्रकार से संचार की तुलना किससे करी? चिकने पदार्थ से करी है। तो किसने करी भाई? टेरी महोदय ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रभावी संचार निम्नांकित में से किसके विकास में सहायक होता है? बताएं, प्रभावी संचार जो होता है निम्नांकित में से किसके विकास में सहायक होता है? तो ये एक प्रकार से व्यक्ति, समाज और पूरे संसार के लिए या उसके विकास में सहायता करता है, विश्व के विकास में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर तो सभी के। अगला क्वेश्चन से, संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है। तो इस परिभाषा को दिया था सेनन महोदय ने, कि संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। किसने दिया था इस परिभाषा को? सेनन महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संचार जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बताएं फटाफट से। जॉर्ज लेरी, न्यूमैन और समर, लिटिल, या फिर एक प्रकार से आगे देखेंगे बिल्बर। किसने ये परिभाषा दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि न्यूमैन एंड समर ने परिभाषा दी है। क्लियर, न्यूमैन एंड समर ने परिभाषा दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नांकित में से संचार की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर विशेषताएं हैं पूछा गया, तो आपको डी ऑप्शन नंबर ऊपर तो सभी दिया वैसे बांट दीजिएगा। आपको बता दूं, एक मेरा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 4 वीडियो या 5 वीडियो आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, निम्नांकित में से संचार की विशेषताएं हैं। अब संचार की विशेषताएं क्या हैं? इनमें से, संचार हेतु न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती, बिल्कुल होती है। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया होती, बिल्कुल होती है। संचार एक निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, यानी कि ये तीनों विशेषताएं संचार की ही होती हैं। ऑप्शन नंबर घा लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर तो सभी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कोविड-19 किस सन में शुरू हुआ था? कोविड-19 किस सन में शुरू हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 जो शुरू हुआ था किस सन में शुरू हुआ था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कोविड-19 किस सन में शुरू हुआ था भैया? बताएं। तो कोविड-19 की शुरुआत किस सन में हुई थी? फटाफट से आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, कोविड-19 की शुरुआत कब हुई थी भैया? तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसीलिए इसका नाम 19 पड़ा, ठीक है, कोविड-19। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया कैसा मंच है? आभासी, प्राकृतिक, पारदर्शी या प्रत्यक्ष मंच है? तो सोशल मीडिया एक आभासी मंच है। कैसा मंच है? आभासी मंच है, तो इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का अनुषंगी माध्यम क्या नहीं है इनमें से? मतलब क्या माध्यम नहीं? देखिए, फेसबुक माध्यम है, ट्विटर भी है, व्हाट्सअप, यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब सोशल मीडिया के अनुषंगी माध्यम है, या उसके बोले तो इसके माध्यम से सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जाती हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप के माध्यम से। आत्मचिंतन कोई इसका अनुषंगी माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कैसा माध्यम है? सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का माध्यम है, या एक छोटा घर है, या स्वयं की सीमित स्पेस है, या बहुत छोटा परिवार है? तो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया क्या है? दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का माध्यम है। दुनिया भर के जो लोगों से जुड़ने का क्या है? दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है क्या? सोशल मीडिया। ओके, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, प्रश्न अगला है, उत्पादकता बढ़ाने में सामूहिक व्यवहार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इस धारणा को किस सन में लागू किया गया था? क्या उत्पादकता बढ़ाने में क्या होता है? सामूहिक जो व्यवहार होता है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को किस सन में लागू किया गया था? तो इस धारणा को किस सन में लागू किया गया? 1920 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, यानी गा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की महत्ता को रेखांकित किया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की महत्ता को रेखांकित किया? तो किसने किया था भैया? मतलब M.E. शॉ ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
आत्म जरूरता का क्या अर्थ है? सॉरी, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब क्या होता है? स्वयं के प्रति जागरूक रखना या स्वयं के प्रति जागरूक होना, ये आत्म जागरूकता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, कबीर का यह दोहा किस बात पर बल देता है? तो कबीर का यह दोहा आत्म जागरूकता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आत्म जागरूकता पर ही बल देता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? बताएं, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म जागरूकता स्वयं की कमजोरियों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप स्वयं की कमजोरियों को पहचान सकें। आत्म जागरूकता से क्या होगा? आप अपनी कमजोरियों को जान पाएंगे। अगला प्रश्न, स्वयं के प्रति जागरूकता की भावना कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है? स्वयं के प्रति जागरूकता की भावना कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 वर्ष से ही उभरने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देह भाषा के विस्तृत अध्ययन के लिए किस आयाम को महत्व दिया गया है? बताएं, अस्मिता विज्ञान या प्रॉक्सिमिक्स या फिर दूरभाष, सोशल वर्क या फिर आईटी? बताएं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देह भाषा के विस्तृत अध्ययन के लिए किस आयाम को महत्व दिया गया है? तो किस आयाम को महत्व दिया गया भैया? किस आयाम को? बिल्कुल अस्मिता विज्ञान, या इसको अंग्रेजी में प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार देह भाषा को प्रदर्शित या व्यक्त नहीं करता है? बताएं। प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संचार देह भाषा को प्रदर्शित नहीं करता है या व्यक्त नहीं करता है? तो रसायन विज्ञान जो है ये संचार देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी अस्मिता विज्ञान, संकेत भाषा विज्ञान और स्पर्श संचार, ठीक है, ये सभी प्रकार से क्या होते हैं? देह भाषा संचार को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, साइन लैंग्वेज का क्या तात्पर्य है? साइन लैंग्वेज का मतलब होता है संकेत भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा, यानी इशारों के माध्यम से। अगला प्रश्न, पैरा लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है? पैरा लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? तो पैरा लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरा लैंग्वेज को किस लैंग्वेज के नाम से जानते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। पैरा लैंग्वेज की अगर बात की तो पैरा लैंग्वेज को परभाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देह संचलन भाषा का जनक किसे माना जाता है? बताएं, देह संचलन भाषा का जनक किसको माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। देह संचलन भाषा का जनक माना जाता है रे वर्ड्स व्हिस्टेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अंगुलियों के इशारों पर, अंगुलियों के इशारों, हाथों की मुद्राओं को किस भाषा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो उसको किस भाषा में प्रयोग किया जाता है भैया? इसको संकेत भाषा के द्वारा आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाथों की मुद्राओं और इशारों के माध्यम से। बिहारी का दोहा आप पढ़ते होंगे, कहत नटत रीछत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, और भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। ठीक है, आगे देखें, नाक से सूंघ कर संचार को समझने के लिए किस विज्ञान का सहारा लिया जाता है? घ्राण भाषा विज्ञान, कालक्रम विज्ञान, संकेत भाषा विज्ञान या रंग भाषा विज्ञान? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ्राण मतलब होता है सूंघना, यानी नाक से सूंघ करके संचार को समझने के लिए किस विज्ञान का सहारा लिया जाता है? तो घ्राण भाषा विज्ञान का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही तीव्र गति से मैं 100 से अधिक प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको एक प्रकार से आपने जो पढ़ा है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, वो आपको एक प्रकार से यहाँ पर आप एक प्रैक्टिस कर पाए उसकी। क्लियर, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, साक्षात्कार किस परीक्षा का पूरक है? साक्षात्कार किस परीक्षा का पूरक है भैया? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा या कौशल परीक्षा? बताएं। तो साक्षात्कार जो है किस परीक्षा का पूरक है? फटाफट से आप बताएंगे। साक्षात्कार जो है लिखित परीक्षा का पूरक है। लिखित परीक्षा के बाद में इंटरव्यू होता है, आप लोग जानते होंगे, तो इंटरव्यू को ही साक्षात्कार बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर, तो साक्षात्कार लिखित परीक्षा का पूरक माना जाता है। अगला प्रश्न, इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इंटरव्यू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये इंटरवायलर शब्द से हुई है, और ये जो एक प्रकार से शब्द है इंटरव्यू शब्द, ये अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया है, बना है। किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फोन अथवा वीडियो के माध्यम से होने वाला साक्षात्कार क्या कहलाता है? फोन अथवा वीडियो के माध्यम से होने वाला साक्षात्कार एक प्रकार से इसको बोलते हैं ऑनलाइन साक्षात्कार या ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार में निम्नांकित में से किनके मध्य संवाद होता है? साक्षात्कारकर्ता या साक्षात्कारदाता? तो देखें, साक्षात्कार में दोनों के बीच में संवाद होता है। एक साक्षात्कारकर्ता यानी जो साक्षात्कार लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाले को साक्षात्कारदाता बोलते हैं, इंटरव्यू लेने वाले को साक्षात्कारकर्ता बोलते हैं। तो दोनों के बीच में संवाद होता है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब गा ऑप्शन, का और खा दोनों। अगला प्रश्न, इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताएं। इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है इंटरवेलर शब्द से हुई है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समूह साक्षात्कार को क्या कहते हैं? समूह साक्षात्कार को क्या कहते हैं भाई? समूह साक्षात्कार को क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समूह साक्षात्कार को क्या बोलेंगे? तो समूह साक्षात्कार को क्या बोलेंगे? बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंरचित साक्षात्कार का उदाहरण है? असंरचित साक्षात्कार का क्या उदाहरण है? बताएं। पैनल साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, व्यवहारवादी साक्षात्कार, बताएं फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल समूह साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार का उदाहरण है इनमें से समूह साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार के विषय में क्या कहा था? बताएं। रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार के विषय में क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? तो उन्होंने इसको कहा था क्या भैया? अनैतिक और आक्रामक अपराध है ये। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, उन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त की है जिन्होंने अपने ज्ञान के अतिरिक्त लोगों से उन्हीं के अनुरूप बातचीत करना तथा उन्हें अपने विचार बेचना भी सीख लिया है। यह कथन किसका है? यह कथन डेल कार्नेगी का है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से साक्षात्कार का प्रकार है? देखिए, व्यवहार आधारित साक्षात्कार होता है, समूह आधारित भी होता है और तकनीकी साक्षात्कार भी होते हैं, यानी तीनों साक्षात्कार के प्रकार हैं। यहाँ पर हैं लिखा है, उपरोक्त सभी दिया है, तो घ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समूह साक्षात्कार में अपेक्षित योग्यता क्या होती है? देखिए, योग्यता क्या होती है अगर इसकी बात करें तो योग्यता की अगर बात करें, देखिए इसमें भी आपका डी ही लग जाएगा, उपरोक्त सभी वाला, चूंकि कंपनी तथा उसके लक्ष्यों की जानकारी ये भी एक योग्यता होती है। एक साक्षात्कारकर्ता की सामूहिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की क्षमता और दृष्टि संबंध स्थापित करने की क्षमता, इन सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आवेदक की विशिष्ट क्षमताओं का आकलन साक्षात्कार की किस विधि में किया जाता है? बताएं। तो व्यवहार आधारित साक्षात्कार में क्या होता है? आवेदक की विशिष्ट क्षमताओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। तो गा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। साक्षात्कार से पूर्व आवेदक को निम्नांकित में किन विषयों की तैयारी करनी चाहिए? साक्षात्कार से पहले जो है किन विषयों की तैयारी करनी चाहिए? वेशभूषा का निर्धारण कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, इसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। केस सज्जा, बाल वाल कैसे संवारना होता है, पगड़ी वगैरह कैसे बांधी जाती है, सारी व्यवस्थाएं आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। स्वयं को व्यवस्थित करना, ये भी एक प्रकार से आपको आना चाहिए। यानी तीनों बातें बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल सटीक होती हैं। साक्षात्कार देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले आवेदक यानी जो साक्षात्कार देने जा रहा है उसको इन सभी चीज़ों का ज्ञान बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। चले आगे, प्रश्न है, साक्षात्कार के समय ध्यान देने वाले बिंदु कौन से हैं? अब बिंदु हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तो तुरंत आपको अंदाजा लग गया होगा कि शुक्ला सर की जो ट्रिक थी वो बिल्कुल सही उतर रही है। यानी कि बिंदु हैं तो एक शब्द में उत्तर ना दें, सबसे पहला बिंदु यही हो जाता है साक्षात्कार में। जब एक शब्द में आप उत्तर दे देंगे तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार से जो एग्जामिनर मतलब एग्जाम लेने वाले या जो एग्जामिनर होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये रट करके आया है। आप उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, थोड़ा कुछ शब्दों में। हमेशा उत्तर का समर्थन करें अपने। इसके अलावा चापलूसी से बिल्कुल बचना चाहिए। इसमें ज़्यादा चापलूसी करेंगे तो समझ जाएंगे, वो बहुत विद्वान आदमी होते हैं तो चापलूसी उनके सामने नहीं चलेगी। यानी घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे।
प्रश्न है साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर कि अपने बारे में बताएं, उसके उत्तर में आपको क्या मतलब कि बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। प्रश्न ये पूछा गया है, तो क्या नहीं बताना चाहिए, अपनी रुचियों को नहीं बताना चाहिए कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमको क्या पसंद है, ये नहीं बताना चाहिए। आप अपना शैक्षणिक कौशल बता सकते हैं, कार्य संबंधी जो स्किल है आपके अंदर उसको बता सकते हैं, आप अपना जो विशेष गुण है, कोई अच्छी क्वालिटी आपके अंदर आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी रुचियों को नहीं बता सकते कि भाई हमको ये पसंद है, हमको लाल गुलाब पसंद है, हमको पीला गुलाब पसंद है, हमको छेना पसंद है, ठीक है, आप ये नहीं बता पाओगे। क्लियर। आगे देखें, साक्षात्कार पर यानी इंटरव्यू पर जाने के समय निम्नांकित में से किन किन मतलब किस किस के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, यात्रा प्रबंधन बहुत जरूरी होता है जानना, आवास व्यवस्था और आवश्यक प्रपत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो इन सभी का एक प्रकार से जरूरी होता है जानना, इसके बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार में वर्तमान नियोक्ता को छोड़ने का कारण हो सकता है बेहतर अवसर, वर्तमान नौकरी का रूढ़िगत ढांचा, इंटरव्यू लेने वाली कंपनी की प्रतिष्ठा। ये तीनों एक प्रकार से हो सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार के पूर्व यानी पहले साक्षात्कारकर्ता कंपनी अथवा संस्था के विषय में निम्नांकित में से क्या जानना आवश्यक होता है। इनमें से कंपनी में कार्य करने वाले जो प्रिय मित्र हैं आपके, उनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा के विषय में असत्य क्या है। समूह चर्चा के विषय में क्या असत्य है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, समूह चर्चा के विषय में देखिए, समूह चर्चा में उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक उम्मीदवार को क्रम संख्या प्रदान की जाती है, भी बिल्कुल ठीक है। समूह चर्चा के बारे में निर्धारित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें बिल्कुल ठीक है। उम्मीदवार का नाम बताना अनिवार्य होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि उम्मीदवार का नाम आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते समूह चर्चा में। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की है, बताएं। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की है। अल्पोर्ट, सेल्डन, विल्सन या रूडोल्फ क्लेस। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो किस विद्वान ने या किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की है, तो वो है अल्पोर्ट महोदय। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकशील गुणों के गत्यात्मक संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं जो उसके विशिष्ट व्यवहार तथा विचार को निर्धारित करते हैं। यह किस विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा है। इस परिभाषा को किसने दिया था, ये परिभाषा अल्पोर्ट महोदय ने ही दी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्या कहा था अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए, कि जो एक प्रकार से व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं जो उसके विशिष्ट व्यवहार और विचार को निर्धारित करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अल्पोर्ट ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताएं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है पर्सोना शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लैटिन शब्द है पर्सोना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्सनालिटी शब्द किस शब्द की उत्पत्ति से मतलब की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण है। व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण क्या है। व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण क्या होता है, फटाफट से बताएं। इंद्रिय निग्रह, सिद्धि, ज्ञान प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा सभी लोग। व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण क्या होता है भैया, सिद्धि। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में संगतता से क्या तात्पर्य है। व्यक्तित्व में संगतता का क्या मतलब होता है। तो व्यक्तित्व में संगतता का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार एक समान रहता है, यानी एक समान रहने वाला व्यक्ति जो प्रत्येक परिस्थिति में, उसी का मतलब होता है संगतता व्यक्तित्व में, ठीक है। व्यक्तित्व में संगतता बहुत जरूरी होती है, न ज़्यादा दुख में दुखी हो जाए, ना ज़्यादा सुख में सुखी होना चाहिए। आगे देखेंगे, निम्नांकित में सुमेलित है, निम्नांकित में क्या सही सुमेलित है, बताएं। निम्नांकित में सुमेलित है इनमें से कौन सा, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखें, एंडोमार्फी गोलाकार मोटा और नाटा शरीर को एंडोमार्फी बोलते हैं।
दुबला पतला और लंबा शरीर होता है व्यक्तित्व का, तो उसको बोलते हैं एक्टोमार्फी। मेसोमार्फी बोलते हैं सुगठित और सुडौल शरीर वाले व्यक्ति को। तो यानी कि ये सब व्यक्तित्व के प्रकार हैं, एंडोमार्फी, एक्टोमार्फी और मेसोमार्फी। एंडोमार्फी गोलाकार व्यक्ति होगा, मोटा होगा और नाटा शरीर का होगा, छोटा सा। और एक्टोमार्फी में दुबला पतला और लंबा शरीर होगा, जैसे हम लोगों का है। मेसोमार्फी में सुगठित और सुडौल शरीर होगा, लंबा चौड़ा भी होगा और तंदुरुस्त भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे, ये सभी सही सुमेलित हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलें, अगला प्रश्न है, कोई भी परिस्थिति अपने आप में विपदा नहीं होती है, या तो हमारी प्रतिक्रिया होती है जो इसे विषादपूर्ण अथवा उल्लासपूर्ण बनाती है। व्यवसाय में सफलता या असफलता मानसिक सामर्थ्य के स्थान पर मानसिक दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है। यह कथन किस विद्वान का है? इसको किसने कहा था? वाल्टर डेल स्कॉट ने कहा था इस कथन को, कि कोई भी परिस्थिति जो होती है वो अपने आप में कोई विपदा नहीं होती है, हमारी मस्तिष्क की प्रतिक्रिया होती है, हमारी केवल इसका हमारा रिएक्शन उस पर कैसा है वही होता है। ठीक है, जो विषादपूर्ण और उल्लासपूर्ण हमको बनाती, मतलब कि कोई घटना अगर अच्छी लगती है हमारे शरीर को, हमको अच्छी लगती है, तो वो उसमें हम खुशी होते हैं, किसी में हम दुखी होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा था वाल्टर डेल स्कॉट ने। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सोचने, परिस्थिति को समझने, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ने तथा अपने सजग मस्तिष्क तथा सटीक उत्तरों के साथ तैयार करते हुए प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोचने, परिस्थिति को समझने, ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को पकड़ने, अपने सजग मस्तिष्क तथा सटीक उत्तरों के साथ तैयार रहते हुए प्रतिक्रिया करना, इसको क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मानसिक सतर्कता। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता के अंतर्गत सम्मिलित है। दृढ़ता के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? देखिए, धैर्य में दृढ़ता बहुत जरूरी है, मुद्राओं में दृढ़ता और विचार में दृढ़ता, ये सब दृढ़ता के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से साक्षात्कार के समय ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है? केश सज्जा की, शालीनता की, वेशभूषा की? तो भाई साक्षात्कार के समय शालीनता, केश सज्जा यानी कि बाल झाड़ना वाड़ना जो होता है, वेशभूषा यानी ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है, ये सब बहुत जरूरी होता है, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो इसका भी घा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है किसका? सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व किसका माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है सुंदर शारीरिक संरचना, विचार प्रधान, अहिंसात्मक या स्थिर संवेगीय? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, स्थिर संवेगीय। ठीक है, यानी जी जो अपने संवेग पर कंट्रोल करता हो उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शरीर में उपस्थित द्रव्य और रस के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? शरीर में उपस्थित द्रव्य और रस के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? वो किसने किया भैया? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इनमें से किसी ने नहीं किया है, घा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं पूछा गया, ताएं हैं, और डी में ऊपर तो सभी दिया, तो करेक्ट आंसर हमेशा होगा, मैंने आपको कई बार बताया था। देखिए, शारीरिक और मनोदैहिक घटक, समय के साथ अपरिवर्तित होने वाले घटक और परिस्थिति के प्रति अनुकूलनशील, ये सब विशेषताएं होती हैं। समय के साथ अपरिवर्तित रहता है व्यक्तित्व, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक है, परिस्थिति के प्रति अनुकूलनशील होता है ये। तो इस तरीके से व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हो गई, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी विशेषताएं व्यक्तित्व की ही हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं, बताएं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, बताएं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, स्नायुमंडल और समस्थिति, ये तीनों संकलित हैं व्यक्तित्व के निर्धारकों में, उसके तत्वों में। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति के किन गुणों पर पड़ता है? आत्मविश्वास पर, समायोजन क्षमता पर, या व्यवहार कुशलता पर, या फिर इनमें से सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, शारीरिक संरचना का प्रभाव जो पड़ता है व्यक्तित्व के, मतलब व्यक्ति के आत्मविश्वास पर भी पड़ता है, समायोजन की क्षमता पर भी पड़ता है, और व्यवहार कुशलता पर भी पड़ता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घा, ऊपर तो सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में से मनुष्य के लिए या मनुष्य के किस गुण को स्नायु मंडल नियंत्रित नहीं करता है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है, निम्नांकित में से मनुष्य के किस गुण को स्नायुमंडल नियंत्रित नहीं करता है? बताएं। तो किस गुण को नहीं करता है? शारीरिक संरचना को स्नायुमंडल नियंत्रित नहीं करता है। बाकी आत्मविश्वास, मानवीयता और कर्तव्य निष्ठा को एक प्रकार से इसको स्नायुमंडल नियंत्रित करता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक संरचना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से समस्थितिकी के अंतर्गत सम्मिलित है या है? समस्थितिकी के अंतर्गत क्या संकलित है? बताएं। समस्थितिकी के अंतर्गत आपका क्या सम्मिलित है? रक्तदाब नहीं, तापमान भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, मस्तिष्क संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं? बताएं। मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं आनुवांशिकता, वातावरणीय तत्व या फिर का और खा दोनों? तो मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित कौन करते हैं? मनुष्य के व्यक्तित्व को नियंत्रित करने में इन दोनों का नाम है, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरणीय तत्व दोनों। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यथार्थ समझ के लिए सो उद्देश्य औपचारिक प्रयास क्या कहलाता है? बताएं। बढ़िया प्रश्न। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यथार्थ समझ के लिए सो उद्देश्यपूर्ण औपचारिक प्रयास क्या बोला जाता है उसको? बताएं। व्यक्तित्व मूल्यांकन या व्यक्तित्व परीक्षण या फिर एक प्रकार से व्यक्तित्व प्रभाव? बताएं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यथार्थ समझ के लिए सोद्देश्य औपचारिक प्रयास जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीकें कौन कौन सी हैं? तकनीकें हैं उपरोक्त तो सभी, यानी कि जब मैंने आपको बताया था पूरी ट्रिक, एक वीडियो बनाई है इस पर। मनोमितिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन माप, व्यवहार परक विश्लेषण, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार, प्रश्न क्या दिया हुआ है? आलपोर्ट के अनुसार, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। आलपोर्ट के अनुसार पूछा गया है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि आलपोर्ट के अनुसार क्या है? पूछताछ करना। जब आप किसी से जाकर के पूछताछ करते हैं तो वो व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सबसे जबरदस्त तकनीक होती है, क्योंकि बातचीत करते समय उसके हाव भाव को देख करके उसके हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा किया है। इन प्रश्नों को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपको और भी मॉडल पेपर देखने हैं इसके, ठीक है, चारों यूनिट से वीडियो, सारी की सारी वीडियोस को आपको देखना है तो आप जो है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कम्युनिटी में एक प्रकार से मैं आपकी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, जो एक प्रकार से उस चैनल की है को करिकुलर मास्टर की। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको को करिकुलर से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलने वाली। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो BA BSc BCom 6 सेमेस्टर का जो एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।